बात करेंगे हम लोग विजन IAS के टेस्ट नंबर 1 का 50 नंबर 1 क्वेश्चन सॉल्व कर 1 से 50 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब 51 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें से ये बात कर रहा है पहला 51 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी संसदीय व्यवस्था की तुलना में अध्यक्षीय व्यवस्था के लाभ है। अध्यक्षीय व्यवस्था की लाभ के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में? तो अध्यक्षीय व्यवस्था के लाभ कौन कौन से हैं जी? तो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व देता है। क्या यह सही है कि यह अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व देता है? हाँ, यह सही है कि कोई भी अध्यक्ष होगा वह अल्पसंख्यक को भी पर्याप्त शक्ति दे देता है, जिसके कारण अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है और यह स्थिर सरकार होती है। अध्यक्षीय व्यवस्था में स्थिरता एक मुख्य लाभ होता है। लेकिन तीसरा नंबर जो दे रहा है, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव में कमी। कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव में कमी, ऐसा कोई बात नहीं करता है अध्यक्षीय व्यवस्था। और जनता की राय के प्रति अनुक्रियाशील ये नहीं होता है। ये इसी के कारण तो सब ऐसी हो जाता है, कैसे कि जनता के प्रति यह अनुक्रियाशील नहीं होता, बल्कि एक तरह से जो व्यक्ति शासन में होता है उसी की सारी बातें मानी जाती हैं और बाकी सब लोगों की बातें नगण्य कर दी जाती हैं। इसीलिए जनता के राय के प्रति अनुक्रियाशीलता इसमें नहीं दर्शाई जाती है। और बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन, आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपातकाल को हटाने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। ये कहता है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कहता है कि संसद आपातकाल को हटाने के लिए भी मंजूरी की आवश्यक होती है। क्या यह सही है? नहीं, यह गलती है। कैसे कि संसद की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सामान्य राष्ट्रपति जब चाहे यह मतलब कि सामान्य तौर पर हटा सकता है। दूसरा नंबर है, तो यह गलती हो गया। दूसरा नंबर है, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि 3 वर्ष है। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि 3 वर्ष है। क्या यह सही है? तो गलती है। इसके अधिकतम अवधि की बात नहीं की गई है, इसीलिए 52 का गलती है यह। अब बात करेंगे तो भले डी नंबर सही होगा, डी नंबर गलती थोड़ी ना होगा, डी नंबर सही हो जाएगा। तो ये डी नंबर सही हो गया है। अब बात करेंगे 53 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से युग्म है जी? तो बात कर रहा है अन्न चक्र। अन्न चक्र का के सामने लिखा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन हेतु उपकरण है। क्या कह रहा है? अन्न चक्र जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन हेतु उपकरण है। तो क्या यह सही है? तो हाँ, यह सही है। अन्न चक्र यही काम करता है। जबकि स्कैन जो है इसमें बोल रहा है, स्कैन पोर्टल जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राज्यों के लिए सब्सिडी के दावे की प्रक्रिया को सरल बनाता है। सब्सिडी के दावे को सक्रिय बनाता है ये स्कैन पोर्टल। गलती है, कैसे कि ये स्कैन पोर्टल का ये काम नहीं है। और तीसरा नंबर दे रहा है अमृत ज्ञान कोष। यह क्या है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अमृत ज्ञान कोष जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। शिक्षा को बढ़ावा देता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देता है। तो यह सही है। तो इसका अर्थ हुआ कि केवल 1 और 3 ही सही है। तो इसमें दिया है बी नंबर ऑप्शन होगा, कैसे कि केवल दो ही सही हैं। अब बात करेंगे, अब 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन दे रहा है एक भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है।
भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है। कौन कौन सी है जो कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है? एकल संविधान तो यह तो एकात्मक विशेषता ही है। दूसरे आपातकालीन प्रावधान। तीसरा नंबर दे रहा अखिल भारतीय सेवा है, तो यह तो स्पष्ट है कि अखिल भारतीय सेवा है, तो यह एकात्मक विशेषता ही है। द्विसदनीयता भारत में द्विसदनीयता है, तो यह पूछ रहा है नहीं है। तो आपातकालीन प्रभाव जो है एकात्मक विशेषता ये भी है। केवल द्विसदनीयता जो है, द्विसदनीयता जैसे उच्च राज्यसभा बन गई है, तो राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो राज्यों का। तो ये तीनों के तीनों है, अगर इसमें पूछ रहा नहीं है तो तीनों के तीनों गलती हो जाएगा, और इसमें ये नहीं है तो इसीलिए यह सही हो जाएगा, द्विसदनीयता ही हो जाएगा। द्विसदनीयता ही हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सही हो जाएगा द्विसदनीयता। अब बात करेंगे 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सशस्त्र बलों पर मूल अधिकारों के प्रयोज्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सशस्त्र बलों पर मूल अधिकारों के प्रयोज्यता के संदर्भ में विचार करना है, तो क्या कर रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन है संसद सशस्त्र बलों के सदस्यों के रूप में मूल अधिकारों को प्रतिबंधित और निरस्त दोनों कर सकती है। संसद सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को निरस्त और प्रतिबंधित कर सकती है जी। क्या यह सही है? तो हाँ, यह कर सकती है संसद। इसके बाद से दूसरा नंबर दे रहा है सशस्त्र बलों के सदस्य अभिव्यक्ति के में केवल सैनिक शामिल है। सशस्त्र बलों के सदस्य अभिव्यक्ति में केवल सैनिक शामिल है और सशस्त्र बलों के गैर लड़ाकू सदस्य शामिल नहीं है। यह गलती है। कैसी? सशस्त्र बल में हर तरह के सैनिक शामिल हो जाते हैं, ना कि केवल सैनिक, बल्कि सशस्त्र बल भी इसमें सशस्त्र बल के ही अंतर्गत आते हैं। अब बात करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन में है राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और सेवा शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और सेवा शर्त 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष। पहला नंबर राज्य सूचना आयुक्तों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें कह रहा है पहला नंबर ऑप्शन दिया है कि वे केवल 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ही पद पर बने रह सकते हैं। 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु। तो क्या ये सही है? हाँ, यह सही है कि 5 वर्ष की अवधि के लिए ही 5 वर्ष या 65 वर्ष के अंतर्गत ही बने रहते हैं वो राज्य सूचना आयुक्त। और दूसरा नंबर दे रहा है राज्य सूचना आयुक्तों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं। तो यह पहले ऐसा था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है, बल्कि वर्तमान में संसद द्वारा तय किया जाता है। उनके वेतन भत्ते और शर्तें संसद द्वारा तय किया जाता है, सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते। इसीलिए इसका केवल एक सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतर्कता आयोग के बारे में कह रहा है सतर्कता आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है। क्या यह संवैधानिक निकाय है कि सतर्कता आयोग? तो यह गलती है। कहें जी? तो यह वैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक। इसके दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो हाँ, यह सही है कि अध्यक्ष और सदस्यों के CVC के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नहीं, यह गलती है। यह सही है कि राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त की जाती है।
लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, नहीं है। कौन सा मतलब कि कौन सा इसमें गलती है, तो नहीं कौन सा है, यह एक संवैधानिक निकाय, अर्थात 1 नंबर गलती है तो इसको टिक मार देंगे कि यही नहीं है। अब बात करेंगे 59 नंबर क्वेश्चन कैग के बारे में है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से निकाय कौन से निकाय या निकायों की लेखाओं की लेखा परीक्षा कर सकता है। सीएजी जो है किन निकायों की लेखा परीक्षा कर सकता है, तो यहाँ पर दे रहा है संघ सरकार के मंत्रालय। संघ सरकार के मंत्रालय, तो हाँ इसका लेखा परीक्षा तो करने के लिए तो बना होता है क्या। दूसरा नंबर तेल और प्राकृतिक गैस निगम, इसका भी कर सकता है ऑडिटिंग कैग जो है। लेकिन तीसरा नंबर दे रहा है राज्य सहकारी समितियाँ, राज्य सहकारी समितियाँ दे रहा है तो इसका नहीं करता है। राज्य सहकारी समितियाँ बहुत छोटी होती है, इसीलिए कैग जो है राज्य सहकारी समितियों का क्या लेखा परीक्षा नहीं करता है, तो इसीलिए 1 और 2 केवल सही है, तो यहाँ पर सही उत्तर ही चुनना है। तो 1 और 2 मतलब ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद से बात करेंगे उच्चतम न्यायालय, 60 नंबर क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यों के रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार, तो इसमें बोल रहा है उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के लिए रीट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय केवल रीट कब जारी करता है जी, तो मूल अधिकारों के लिए ही, जबकि उच्च न्यायालय ने न केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रीट जारी कर सकता है। तो क्या यह सही है, तो हाँ यह सही है। कैसे कि रीट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्तियाँ हैं और ज़्यादा क्षेत्र हैं। इसके बाद से सेकंड नंबर ऑप्शन दे रहा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रीट जारी कर सकते हैं, तो क्या ये गलती है, क्या है जी। तो उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तो किसी भी राज्य क्षेत्र यूटी के बारे में रीट जारी कर सकता है, लेकिन राज्य क्षेत्र संबंधित राज्य में ही रीट जारी कर सकता है या राज्य के हित से जुड़े फैसलों पर रीट जारी कर सकता है, न कि देश भर में। तो इसीलिए दूसरा नंबर सही गलती है। अब तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है यद्यपि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत अपने रीट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता, किंतु उच्च न्यायालय इनकार कर सकता है। उच्चतम न्यायालय रीट जारी करने से इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय कर सकता है, इनकार कर सकता है। कहें जी, तो व्यापक क्षेत्र शक्ति है यह है, तो 3 नंबर सही है। तो 1 और 3 सही है। इस ऑप्शन इसमें कौन कौन से ऑप्शन है जो, तो सी नंबर 1 और 3 वाला ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। अब बात करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किसी विशेष दिन मतदान के समय लोकसभा में 300 सदस्य उपस्थित होते हैं। इस परिदृश्य में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत एक संवैधानिक संशोधन विधेयक लाना हो तब